Hello students, what's up? Welcome back to our YouTube channel that is Unstressed Study. Here my name is Tapo और आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो ये क्लास 10 का टॉपिक है क्योंकि क्लास 10 के बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम 12th का वीडियो बन गया, 9th का वीडियो बन गया, 10th का कब आ रहा है, हमारे भी बोर्ड्स हैं यार. चलो ठीक है, मान ली है बात और ले आए हैं वीडियो. ध्यान से पढ़िए, पढ़ ही रहे होंगे इस टाइम तो सब लोग. आई होप सो. फिर इस बात पे कोई हंसना नहीं, ठीक है. गला बैठा हुआ है, कोऑपरेट करके पढ़ना यार. बोल नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा लेकिन बोलना पड़ेगा. पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी 9th में पढ़ चुके होंगे. जो आपका फन ईयर होता है 9th और 11th, इसमें जो मस्ती होती है उसमें थोड़ा तो पढ़ा होगा. बहुत अच्छे घर पे बैठे बैठे हंस रहे होंगे, क्या मैम 9th कोई क्लास होती है क्या. चलो स्टार्ट करते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए करंट जानने की बहुत जरूरत है. तो करंट क्या होता है जान लेते हैं. करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. क्या होता है करंट. करंट इज सिंपली अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक, हमें पता है रेट का मतलब क्या होता है. यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहे हैं. पहली चीज है रेट और दूसरी टर्म है चार्ज. रेट एंड सेकेंड टर्म हमारा चार्ज. रेट क्या होता है. रेट का सिंपल मतलब होता है कि जिस भी चीज की सेंटेंस में बात हो रही है, एक्स वाई जेड, जो भी चीज जिस भी चीज की सेंटेंस में बात हो रही है उसको हम डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं, वो होता है रेट. क्या समझे रेट का मतलब. रेट जिस भी सेंटेंस में यूज होगा उस सेंटेंस में एक्स वाई जेड जो भी, यानी कि एक्स वाई जेड मतलब जो भी बात हो रही है उसको डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है चार्ज. तो चार्ज के बारे में तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, अभी पूरा बताएंगे चार्ज के बारे में क्या होता है चार्ज. फिलहाल इतना जान लो कि करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि करंट होता है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक, सिंपल चीज. अब जानते हैं करंट के बारे में और कुछ. सबसे पहले जानेंगे इसका सिंबल क्या होता है. तो सिंबल ऑफ करंट होता है आई. सिंबल ऑफ करंट आई. यूनिट ऑफ करंट एम्पियर. यूनिट ऑफ करंट एम्पियर. एम्पियर का सिंबल ए. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मूला. तो फॉर्मूला को हमने अभी बताया क्या होता है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम हो रहा होगा. और क्या डिवाइडेड बाय टाइम, जिसकी बात हो रही है सेंटेंस में, चार्ज. चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. पहली चीज सिंबल, दूसरी चीज यूनिट, तीसरी चीज फॉर्मूला और चौथी चीज ये होती है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्या हमने जाना. पहली चीज सिंबल ऑफ करंट आई, दूसरी चीज यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, थर्ड चीज फॉर्मूला ऑफ करंट चार्ज अपॉन टाइम, नेक्स्ट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सिंबल ऑफ करंट आई, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, फॉर्मूला ऑफ करंट चार्ज अपॉन टाइम. सिंपल. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये सिंपल एक बेसिक करंट के बारे में हमने बताया होता क्या है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है. करंट तो जान लिया हमने. Now what is charge? What is charge? Charge simply होता है the product of number of electrons into and the charge on electron. यानी कि Q जो इसका सिंबल, चार्ज का सिंबल, सिंबल ऑफ चार्ज Q, सिंबल ऑफ चार्ज Q, यूनिट ऑफ चार्ज, ये सब 9th में पढ़ के आए हो आप लोग. यूनिट ऑफ चार्ज कूलम. सिंबल ऑफ चार्ज Q, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, फॉर्मूला ऑफ चार्ज Ne, यानी कि सिंपल होता है Q इज इक्वल्स टू Ne. ठीक, क्लियर यहां तक. Q इक्वल्स टू Ne. यहां पे E की जो वैल्यू होती है वो होती है here E is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये वैल्यू आपको करनी है याद, लर्न, या फिर लिख लो याद. ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, जो कि आपने पढ़ रखी होगी. हर टॉपिक में बोलना पड़ रहा है, पढ़ रखी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी.
ठीक है, चार्ज समझ लिया, करंट समझ लिया। ये एक नॉर्मल हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि होता क्या सिंपली, और ये पढ़ा होगा लेकिन फिर भी एक नॉर्मल होता क्या ये बता दिया हमने। तो हमने बेसिक जान लिया करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है और चार्ज क्या होता है। तो हमने बोला करंट यहां से हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम। ऑल्सो वी नो दैट Q इक्वल्स टू एनी, सो वी कैन से I इज इक्वल्स टू एनी अपॉन T, I इक्वल्स टू एनी अपॉन T, सिंपल। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर न्यूमेरिकल में केवल Q देता है और T देता है और बोलता है I फाइंड आउट करो, तो भी निकाल लेना। और अगर केवल N और T देता है तो भी फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि यू नो द वैल्यू ऑफ E जो कि आपको लर्न करनी थी और I आपको फाइंड करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगा। ठीक है, अभी हमने जान लिया करंट क्या होता है, हमने जान लिया चार्ज क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल सिंपली आपने बहुत बार कहा होगा इस इंसान के अंदर ये पोटेंशियल ही नहीं है कि ये काम कर पाए, कहते हैं ना इसके अंदर या फिर ज्यादा पोटेंशियल है कि ये कर लेगा, कहते हैं ना कि यार इस इंसान इस लड़के के अंदर तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि ये इस लड़की से बात कर पाए, या लड़कियां भी कहती हैं, ऐसा नहीं है, कह सकती हैं भैया बिल्कुल एकदम इक्वालिटी। ठीक है, तो हम बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल मतलब हमने समझा कोई क्षमता, कह रहे हैं कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं, क्षमता नहीं है इसके अंदर इतना, यानी कि पोटेंशियल इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर नोट्स बनाते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नोट्स बना के जब आप पढ़ते हो उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a positive test charge from infinity to that point। क्या लिखा मैंने? It is the amount of work done in bringing a positive test charge from infinity to that point। सिंपल। यहाँ पे क्या दो चीजें हमें दिखी, पहले तो हमें दिखा यहाँ पे वर्क की बात हो रही है, पहली बात हो रही है हमारी वर्क की, दूसरी बात हो रही है चार्ज की, वर्क की बात हो रही है और चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि मान लो यहाँ एक इंफिनिटी में कोई भी पॉइंट रखा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता क्या, व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज? सो टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज जो लग रहा है वो आपका टेस्ट चार्ज। अब मान लो ये टेस्ट चार्ज को आपको इस पॉइंट तक लेके आना है, ए पॉइंट तक, तो यहां से यहां तक आने में जो भी वर्क डन करेंगे, जो भी हम वर्क करेंगे इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को, वो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन लगेगा इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, किसी भी इंफिनिटी में जो भी पॉइंट में टेस्ट चार्ज रखा है उसको यहां तक लाने में जो भी वर्क डन लगेगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल है एकदम। चलो आप पोटेंशियल की बात करते हैं, और पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? तो सिंबल होता है पोटेंशियल का V, symbol of potential V, symbol of potential V, unit of potential volt, unit of potential volt। ठीक, symbol of potential V, unit of potential volt। नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मूले का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सिंपल है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि चार्ज, वर्क डन यानी कि W और चार्ज यानी कि Q, तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक, फॉर्मूला हो गया। इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अगर किसी को स्केलर और वेक्टर में कंफ्यूजन है तो लाओ वो भी क्लियर कर देते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी।
स्केलर का मतलब होता है उसमें जो भी बात हो रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? मैग्नीट्यूड की। बहुत लोगों को मैग्नीट्यूड में पता नहीं क्यों कंफ्यूजन रहती है। एक बार तो आई रिमेंबर मैं पढ़ा रही थी और मैंने बोला मैग्नीट्यूड, तो मैंने पूछा बेटा बताओ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखो गर्ल जिसने बोला मैम उसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड उसने बना ली होगी अपने आसपास। तो मतलब अगर मैं बोल रही हूँ 7 मीटर, तो क्या 7 मीटर ने मैग्नेटिक फील्ड बना ली होगी? लाइक लिटरली यार तुम लोग क्या मतलब निकाल लेते हो खुद से। मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो गिवन है वही है मैग्नीट्यूड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज जस्ट अ वैल्यू। नेक्स्ट आता है वेक्टर। वेक्टर होता है आपका जिसमें होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि अगर हम आपसे बोलते हैं यहां से 7 मीटर चल के जाओ, हम बोलते हैं यहां से 7 मीटर चल के जाओ वॉक करके, तो वो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। अगर हम आपसे बोले 7 मीटर ईस्ट में चल के जाओ, तो वो हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इंक्लूड है तो वेक्टर, डायरेक्शन नहीं इंक्लूड है नॉर्मल एक वैल्यू है तो दैट इज स्केलर। ठीक है, तो पोटेंशियल इज अ वेक्टर, करंट इज अ सॉरी पोटेंशियल इज अ स्केलर, करंट इज अ वेक्टर। तो ये मैं क्या बोल रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड है केवल, वैल्यू में केवल मतलब केवल वैल्यू है, इट हैज नो डायरेक्शन। क्लियर है? चलो देख लो, फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गई और पता चल गया स्केलर है वेक्टर है, सिंबल हो गया। तो ये हमारी बात हो गई पोटेंशियल की। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप सो। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल अगर समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं। सिंपल जो आपने पोटेंशियल पढ़ा वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बस चेंज होता है कि यहाँ पे दोनों पॉइंट नोन होते हैं आपको। अभी हमने पढ़ा जिसमें से हमको ए पता था, दूसरी जगह कोई इंफिनिटी थी, ये पढ़ा था। अब इसमें क्या होगा, सेम होगा, बस पॉइंट नोन हो गया, हमको दोनों पॉइंट पता होंगे। सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिफरेंस तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा डिफरेंस किसी दो चीजों के बीच में निकालते हैं ना। ऐसा तो कहते नहीं इस इंसान का डिफरेंस निकालो, व्हाट इज, कोई दो इंसान के बीच का डिफरेंस पता करो या इस चीज में क्या डिफरेंस हो। डिफरेंस हमेशा दो चीजों का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट की बात होगी। इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to another. क्या बोला मैंने? It is the amount of work done between 2 points. दो पॉइंट के बीच का यहाँ पे बात हो रही है। In bringing a positive test charge from one point to another. मान लो एक पॉइंट है आपका A, एक पॉइंट है आपका B। हम आपसे बोलते हैं यहां से यहां तक इस टेस्ट चार्ज, यहाँ पे रखा है एक टेस्ट चार्ज जिसको हम Q से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल q से। इसको यहां से यहां तक लेके आओ, तो इसमें जो भी वर्क डन होगा आपका दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी वर्क डन होगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज of 2 points in bringing a positive test charge from one point to another। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो अगर हम बात करते हैं इसके सिंबल की, तो इसका सिंबल सिमिलरली सब कुछ सेम रहेगा, सिंबल सेम, यूनिट सेम, फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, यानी कि जितना भी वर्क डन ए से बी तक आने में लगा होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मूला। V is equals to WA minus WB, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा, आई होप सो। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है,
पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया। ऑल्सो एक चीज और याद रखो, कभी कभी याद आता है डिफाइन 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट क्या होता है, तो आपने ऊपर रखा 1 वोल्ट, पहले बताओ वोल्ट किसकी यूनिट है, हमें पता है पोटेंशियल की, और पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन चार्ज। तो यानी कि 1 वोल्ट, तो वर्क की यूनिट यहां रखो, वर्क यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, 1 लगा दो हर जगह। तो अगर बोला जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट, तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज when the work of 1 joule is done in bringing a 1 coulomb charge, 1 कूलम चार्ज को लाने में, करने में जितना भी वर्क डन हुआ होगा दैट इज पोटेंशियल, दैट इज 1 वोल्ट। ठीक, सब हर जगह 1 लगा दो। सिमिलरली 1 एम्पियर डिफाइन करने को आ जाएगा, तो 1 एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट है एम्पियर, करंट की यूनिट यानी कि क्या होता है करंट, चार्ज अपॉन टाइम। तो जितना भी एक यूनिट ऑफ क्यू चार्ज लाने में, 1 सेकेंड में जितनी यूनिट ऑफ चार्ज ला, 1 क्यू लाए होगे उसी को बोलेंगे आपका 1 एम्पियर। सिंपल एकदम। तो ये ऐसे बना के लिख दिया करो, हर जगह 1 लगा के, यूनिट लगा के, ठीक है। ऑल्सो करंट की कुछ और यूनिट होती हैं, एक तो एम्पियर हो गई, इसी के साथ होती है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। ये क्या है, अगर बात करें मिली एम्पियर की, तो मिली एम्पियर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर, जहां पे मिली टर्म यूज होता है वहां पे 10 की पावर -3 लग सकते हैं, ठीक है। मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो एम्पियर यानी कि 10 की पावर -6 एम्पियर, जहां पे भी मैक्रो टर्म का यूज होता है वहां पे 10 की पावर -6 लगती है। ये मिली का सिंबल होता है और ये मैक्रो का सिंबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट नैनो, ये तो पता ही चल रहा है 9 होगा, तो जो नैनो एम्पियर, तो जहां पे नैनो की बात होगी वहां पे 10 की पावर 9 हो जाएगी एम्पियर, ठीक है। सिंपल, ये करंट की कुछ फर्दर यूनिट्स हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, करंट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल के बाद रेजिस्टेंस। नेक्स्ट यूनिट आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का एक मतलब बस समझ लो ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन का एक मतलब बस समझ लो जो कि है रुकावट। आजकल ये वाली हिंदी ज्यादा बच्चों को समझ में आती है, ये जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप टेक्स्ट वगैरह होता है ना, तो इसीलिए इसमें ज्यादा लिखना प्रेफर करना चाहिए, है ना। तो रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, यानी कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू the obstruction offered to the flow of current is called resistance. The obstruction offered to the flow of current is called resistance. रेजिस्टेंस क्या होता है, जितनी भी रुकावट लग रही होगी फ्लो ऑफ करंट को, यानी कि करंट को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए जो भी चीज लग रही होगी वही होती है रेजिस्टेंस। क्या होती है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल जानते हैं, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, याद रखो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसके फॉर्मूले में भी इसी के बाद वाले टॉपिक पे समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आर ओम क्लियर रखो, बस ये दो चीज भी पढ़ लो, ठीक है। सिंबल क्या होता है, यूनिट क्या होती है, सिंबल कैपिटल आर, यूनिट ओम। ओम का सिंबल ऐसे होता है, ये होता है ओम, मतलब ये ब्रैकेट नहीं, ओनली दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो, जो चीज नहीं समझ आती कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, आई मेक श्योर कि मैं उसका रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है। अब हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया। चलो नेक्स्ट टर्म आता है आपका ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है बोर्ड्स के बेसिस से।
क्या होता है ये ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के पहले आपको रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आप समझते हैं ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, making the physical conditions and temperature remains constant. क्या लिखा मैंने इतना बड़ा सा? It is nothing but the current flowing in a conductor is directly proportional, यानी कि क्या पहली चीज मिली, जो करंट होगी, कहाँ गया भैया करंट, ये रहा करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है, यानी कि V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I, सिंपल। बस क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी। ये जो टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन आप देख रहे हो, ये एक तरीके से ऐसे भी आता है, राइट द, ये बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस बताओ, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, लिमिटेशन तो कभी नहीं पढ़ी, लिमिटेशन क्या होता है? तो लिमिटेशन किसकी ये है? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, यही इसका रिलेशन है, यही इसका सॉरी लिमिटेशन है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। So this is the limitations of Ohm's law, ठीक है, याद रखना limitations of Ohm's law, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, सिंपल। तो हमने बोला I is directly proportional to V, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा, I is directly proportional to V, इसका मतलब है I upon V is equals to, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगता है, कांस्टेंट आता है, ये जो कांस्टेंट है यही है R, समझो। अभी हमने आपको बोला कि इसका R का फॉर्मूला मत पढ़ो, अभी बताते हैं। तो सब्र का फल मीठा, और मीठा यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब सब्र का फल जो भी था वो यहाँ आ चुका है, और हमें R का फॉर्मूला मिल गया है, R is equals to I upon V, यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं V equals to IR, ठीक है, समझे बात को? क्या बताया? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, एक कांस्टेंट आया, ये है यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है, V equals to IR, सिंपल। या आप ये भी कह सकते हो, यहां से V is directly proportional to I कह लो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, एक कांस्टेंट आया, V equals to IR, ऐसे बोल लो, ये भी सही है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लग रही है गर्मी, चलो इरेज करते हैं इसको। ओम्स लॉ समझ गए होगे, क्या होता है ओम्स लॉ? द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो साइन है, ये जो एक एक्सप्रेशन है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का होगा, बस यही याद रखो, यही है आपका ओम्स लॉ, ठीक। ओम्स लॉ क्या है? I is directly proportional to V, that's it। चलो इसको करते हैं इरेज, और नेक्स्ट चीज पे आते हैं। हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, दैट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, आर मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी कभी कभी रुक भी जाती है। ओके, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो, ये क्या होता है यार, ओमिक और नॉन ओमिक क्या होता है समझो। ओमिक मतलब होता है जो भी ओम्स लॉ फॉलो कर रहे होंगे, विच ओबे, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस। सिंपल, ओमिक रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे। नॉन ओमिक which do not obey Ohm's law, सिंपल, जो Ohm's law को obey कर रहे होंगे
ओमिक रेजिस्टर, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे होंगे वो नॉन ओमिक रेजिस्टर। ठीक है, एक डिफरेंस इसका ये हो गया पहला। तो दूसरा डिफरेंस समझो, इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ ओमिक रेजिस्टर इज अ स्ट्रेट लाइन starting from the origin। यानी कि अभी समझाते हैं, ग्राफ बना के ही समझा देते तो और अच्छे समझ में आएगा। इसका समझो ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टर आर, आर मतलब रेजिस्टर समझ लेना, इज अ कर्व नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। जो पक्का बंद करके तुम लोग को पढ़ाने वाली हालत होती है ना यार, गर्मी में मैं ही जानती हूँ ये बात क्या होता है। चलो समझते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक का ग्राफ ऐसे बनता है, V वर्सेस I ग्राफ, इसका V वर्सेस I ग्राफ, ठीक है, ग्राफ V वर्सेस I ग्राफ। ठीक है, ये जो V वर्सेस I ग्राफ होता है, यहाँ मान लो V ले लिया, यहाँ पे हमने I ले लिया। ठीक है, ये जो V वर्सेस ग्राफ I ग्राफ होता है, ये ओरिजिन से, यहाँ पे ओरिजिन होता है तो पता होगा 0,0, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या समझे, ओमिक रेजिस्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे, उसका V वर्सेस I ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, सिंपल। नॉन ओमिक का जो भी ग्राफ होता है वो VI ग्राफ जो होता है वो कभी भी 0,0 ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, इट इज सिंपली अ कर्व। देख लो, कोई कंफ्यूजन है? ओम्स लॉ का ये है ओम्स लॉ, यानी कि ओमिक रेजिस्टर, ओमिक, और ये वाला है आपका नॉन ओमिक, सिंपल। देखो कोई कंफ्यूजन? क्या लिखा मैंने, V वर्सेस I ग्राफ ऑफ ओमिक रेजिस्टर इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से शुरू होगा। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टर या V वर्सेस I ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टर इज अ कर्व नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, देखो ओरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, इसके क्वेश्चन एज इट इज आपको आते हैं, डायग्राम बना के दिया जाता है, बोला जाता है कौन सा ओमिक है कौन सा नॉन ओमिक है, तो समझ जाना। पहली करनी चीज देखना, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होगी, फिर कर्व पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो नॉन ओमिक है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके एग्जांपल होते हैं काइंड ऑफ मेटल्स, जो भी मेटल है जैसे कि कॉपर और जो भी जितने मेटल्स हैं इसको कह सकते हो आप। और यहां पे आपके आते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब या फिर एलईडी भी कह सकते हो, तो ये नॉन ओमिक एग्जांपल है। ठीक है, ओमिक मेटल्स कॉपर इस सब टाइप के होते हैं, नॉन ओमिक फिलामेंट ऑफ बल्ब एलईडी एंड सो ऑन। ठीक है, देख लो, समझ लो, नोट कर लो, करना हो तो। ये चैप्टर मैंने इतनी बार पढ़ा दिया, मुझे पूरा चैप्टर याद हो गया, एज इट इज याद हो गया। चलो आगे बढ़े, बड़े बड़े बड़े। ठीक है, ओमिक हो गया, नॉन ओमिक हो गया। और नेक्स्ट टर्म हमारा आता है, बहुत ही प्यारा सा टर्म आता है हमारा, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मोस्टली या नॉर्मली कह सकते हैं 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? मटीरियल ऑफ द कंडक्टर या मटीरियल ऑफ द वायर, मटीरियल ऑफ अ कंडक्टर, पहला। दूसरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड फोर्थ वन इज योर टेम्परेचर। तो हो सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया भी कह सकते हो। चलो,
जानते हैं क्या होता है, किस पे कैसे डिपेंड करता है, मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा। अब मान लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो मेनली मेटल्स में जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो ज्यादा है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, क्या समझे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। फिर से कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगी। ये इंक्रीज करेगा तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जो आपको सबसे अच्छे से याद करना है वो है ये लेंथ वाला और एरिया वाला, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, समझो। लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखो, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या समझे, मान लो ये है एक वायर, छोटी सी वायर है, ये इतनी है अभी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, कोलाइड कर रहे होंगे, कोलिजन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच का। मान लो इस वायर को इतना कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ेगा। भाई इतनी थी पहले, मान लो कोई वायर इतनी थी, इसके बराबर। अब हम इसको रबर बैंड इमेजिन करो, उसको घसीट रहे हो आप, मान लो उसकी लेंथ बढ़ गई, जैसे ही उसकी लेंथ बढ़ेगी उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रोकने, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आते हैं। ये जो होता है ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, लोग याद कर लेते हैं, वो बात अलग है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब बहुत लोग इसको रट लेते हैं क्योंकि तो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। समझो यहाँ पे, मान लो अभी ये एरिया में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब समझो इस एरिया को इतना कर दें, अब देखो यहाँ पे दिख क्या रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज्यादा हो रहा होगा, जगह कम है, इलेक्ट्रॉन्स टकरा ज्यादा रहे होंगे, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, आराम से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट अपने मन से लग रही है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जा रहा है। यानी कि हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तभी तो मतलब करंट फ्लो होगी, समझो बात को, और तभी करंट की वजह से रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हो। ये बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितनी कम जगह उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम जगह उतनी ज्यादा रुकावट, वो ज्यादा तेज तेज मूव कर रहे होंगे, उसको रोक रहा होगा, ज्यादा जगह यानी कि इजीली अब उसको रोक लेगा वो। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा पॉइंट। इस पॉइंट को बहुत लोग रट लेते हैं, रटो नहीं, इस पॉइंट को समझ लो एक बार अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ेगा, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर? मान लो एक बल्ब का एग्जांपल लो, कोई बल्ब जल रहा है, जब वो जल रहा होता है आप उसको टच नहीं कर सकते, आपने देखा होगा। क्यों टच नहीं कर सकते? क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई हो जाता है यानी कि उसमें रेजिस्टेंस लग रही होती है, भाई टेम्परेचर हाई, करंट ज्यादा होगा तभी टेम्परेचर बढ़ा होगा, और रेजिस्टेंस उसको रोक रहा होगा। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो रोक रहा होगा। ठीक है, अब मानो कि बल्ब बंद कर दिया आपने, अब आप उसको हम कहें 1 घंटे बाद की जाओ जाके वो बल्ब निकालो, आप उसको इजीली निकाल लोगे, तो क्या रेजिस्टेंस लग रहा होगा? नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं हो रहा होगा। जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस कैसे लगेगा? सिंपल सी बात, रेजिस्टेंस यानी कि तभी लगेगा जब करंट ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्या पढ़ा हमने? करंट ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो उसी तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलो इसको कर देते हैं इरेज, और मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, क्योंकि ये रुक जाएगा और फिर मेरी इतनी मेहनत चली जाएगी वेस्ट। तो बहुत ही खुशी की बात है ये तो कि आज ये रिकॉर्डिंग रुकी नहीं रही है। मतलब कैमरा भी चाहता है तुम लोग पढ़ो यार, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो क्या? क्या बात है आखिर? कैमरा भी कह रहे हैं इन लोग को पढ़ाओ, ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं। चलो फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स के बाद एक चीज और जानो, मैंने बोला 2 चीज इंपॉर्टेंट, एक तो आपने जो लेंथ पढ़ा, एक आपने जो एरिया पढ़ा। इन दोनों में हमने क्या पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, पहली चीज, और जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए के, दूसरी चीज। ये दो चीजें हमने पढ़ ली। एक चीज और याद रखो, अगर यहाँ पे बात हो रही है किसी सर्कुलर वायर की, सर्कुलर चीज की, तो वहां पे हो जाएगा एरिया की जगह 1/, सर्कल का एरिया क्या होता है 1/, मतलब 1/ नहीं, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आ जाता है कभी कभी, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। अब हमने माना कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l के है, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल a के है, तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a। बताओ कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं यहाँ तक, l अपॉन a। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमेशा हम हटाते हैं और आता है एक कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और आएंगे यहाँ पे कांस्टेंट के साथ, तो यहाँ पे कांस्टेंट है tan, क्या है रो, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है मुझे, मतलब मुझे बहुत खुशी हो जाती है, लगता है हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यार, लगने को तो किसी को कुछ भी लग सकता है ना, क्या हो गया, जैसे आप लोगों को लगता है बोर्ड से बहुत अच्छे मार्क्स लगे एकदम एंड में पढ़ के फोड़ के आने वाला ना, वैसे मुझे लगता है, ठीक है। r is equals to rho l by a, r is equals to rho l by a, क्या बोला मैंने, जो r है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r जो है वो rho l by a। यहाँ पे रो जो होता है ये कहलाता है, दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ये, या तो रेजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। R is equals to rho l by a। चलो अब पढ़ते हैं ये रो क्या होता है। इस रो को पढ़ने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या फॉर्मूला है, R is equals to rho l by a, यानी कि रो का मतलब क्या हो गया यहां से, रो is equals to RA अपॉन L, RA अपॉन L। इसकी जरा यूनिट देख लो क्या होती होगी, R की यूनिट ओम, एक यूनिट मीटर स्क्वायर, L की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर गया, इसकी यूनिट ओम मीटर, ये होता है, क्लियर है, ओम मीटर, ठीक। अब जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होती है, तो ये कुछ नहीं होती, इट इज सिंपल, आप इसको सिंपली लिख सकते हो, पहले इतना नोट कर लो, लिखना हो तो लिख लो, इसकी यूनिट ओम मीटर, ओम मीटर। तब तक मैं जरा इंक डाल देती हूँ फटाफट मार्कर में, क्योंकि मार्कर तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तार फंस गया है, ठीक। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, it is the resistance of a material या of a wire of that material specific resistance, it is the resistance of a wire of a material of unit length and the क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यानी कि आपने सिंपल फॉर्मूले को ही डिफाइन कर देना है, ठीक है। इसका सिंबल क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा जल्दी बोलो, रो। इसकी यूनिट हमने क्या पढ़ी, ओम मीटर, ठीक है, ये दो चीजें याद रखना, ओम मीटर। मार्कर में पता नहीं क्यों ही नहीं चल रहा यार, चलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर है, ओके। अब इसके बाद बस एक आखिरी टॉपिक है जो कि है सुपर कंडक्टर्स। ये क्या होते हैं भाई, ये होता है द कंडक्टर्स विद जीरो रेजिस्टेंस, वो कंडक्टर जिनमें रुकावट होगी ही नहीं, रुकावट नहीं है तो क्या है वो, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर विद
जीरो रेजिस्टेंस, सिंपल। और यहाँ पे होता है हमारा आज का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका वो होगा इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल, जब लेंथ डबल की जाती है, एरिया डबल किया जाता है या कम किया जाता है, हाफ किया जाता है, ट्रिपल किया जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत प्यारा सा वीडियो बनाएंगे और थोड़ा सा छोटा भी रखेंगे होप सो। ये फर्स्ट यूनिट थी आपकी। I hope you like the video. Don't forget to like, share, comment, subscribe and press the bell icon to get the notification. ये भूलना नहीं, ठीक है? चलो, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। बाय।